जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा एकदम मॉडर्न जहाज फुटबॉल के मैदान से भी कोई 3 गुना लंबा समंदर में अपने रास्ते पर जा रहा है और फिर अचानक गायब हो जाता है। ना कोई इमरजेंसी कॉल, ना कोई सुराग, कुछ भी नहीं। आज हम कहानी सुनेंगे एमवी डर्बीशायर की, एक ऐसे जहाज की जो बिना कोई निशान छोड़े बस हवा में जैसे घुल गया। ये था एमवी डर्बिशायर, अपने समय का एक समुद्री दानव, 91,000 टन से भी ज्यादा वजनी, और ये ब्रिटिश समुद्री इतिहास में खो जाने वाला सबसे बड़ा जहाज था। देखिए, ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये उस दौर की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना था। और इस जहाज के साथ ही 44 जिंदगियां भी खो गईं। 42 क्रू मेंबर थे और उनमें से 2 की पत्नियां भी साथ थीं। कोई नहीं बचा। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? मदद के लिए कोई आवाज ही नहीं आई। वो सब बस खामोशी में कहीं समा गए। तो सवाल यही उठता है, आखिर इतना बड़ा, इतना मजबूत और नया जहाज बिना कोई निशान छोड़े गायब हो कैसे सकता है? यही वो राज है जिसे सुलझाने में सच मानिए पूरे 20 साल लग गए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो इस कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है जहाज के आखिरी सफर से और उन रहस्यमयी हालातों से जिनमें वो गायब हुआ। अब यहाँ से बात काफी दिलचस्प हो जाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, कागज पर तो सब कुछ एकदम सही था। जहाज सिर्फ 4 साल पुराना था। उसे लॉयड्स रजिस्टर से A1 की टॉप रेटिंग मिली हुई थी और क्रू भी बहुत अनुभवी था। 9 सितंबर 1980 को जहाज से आखिरी बार संपर्क हुआ। तब ये बताया गया कि वो एक बहुत भयानक तूफान टाइफून ऑर्किड में फंस गया है। लेकिन ऐसे जहाज तो तूफानों का सामना करने के लिए भी बनाए जाते हैं। तो फिर आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? शुरुआती दौर में तो जांच में कोई सुराग मिला ही नहीं, लेकिन फिर जल्द ही एक बहुत डरावनी चेतावनी सामने आई, और वो भी डर्बीशायर के अपने ही सिस्टर शिप से, मतलब उसी डिजाइन पर बने दूसरे जहाजों से। सोचिए जरा, बिना किसी मलबे या सबूत के ब्रिटिश सरकार ने एक फॉर्मल जांच बिठाने से ही मना कर दिया। इससे जो परिवार वाले थे वो एकदम अकेले पड़ गए। उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। तो बस अपने प्रियजनों को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने मिलकर बनाई डर्बीशायर फैमिली एसोसिएशन, यानी DFA। और यहीं से एक ऐसी लड़ाई शुरू हुई जो अगले 20 साल तक चलने वाली थी। अब इन परिवारों की जांच का जो मेन फोकस था वो जल्द ही एक बहुत टेक्निकल चीज पर आके टिक गया, फ्रेम 65। अब ये सुनने में बड़ा टेक्निकल है, पर आसान भाषा में समझें तो ये जहाज के ढांचे का एक बहुत जरूरी हिस्सा था, ठीक सुपर स्ट्रक्चर के आगे, जहां जहाज का मेन स्ट्रक्चर एक दूसरे से जुड़ता था। जैसा कि ये तस्वीर दिखा रही है, फ्रेम 65 वो जगह थी जहां जहाज की लंबाई में चलने वाले 2 बड़े बड़े गर्डर्स एक मोटी दीवार यानी बल्कहेड से मिलते थे। बाद में ये पता चला कि जहाज बनाते समय इन हिस्सों को ठीक से जोड़ा ही नहीं गया था। ये सुनने में शायद एक छोटी सी गलती लगे, लेकिन इतने बड़े जहाज पर वेल्डिंग की ऐसी एक छोटी सी खामी भी एक बहुत बड़ी कमजोरी बन सकती है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं थी, ये एक ऐसा सच था जिसे अंदर ही अंदर सब जानते थे। शिपयार्ड में काम करने वाले लोग इन डिजाइन की खामियों के बारे में जानते थे, और उनका इन जहाज़ों को मौत का फंदा कहना, ये बयान ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। फिर साल 1986 में एक ऐसा सबूत सामने आया जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। डर्बीशायर का एक सिस्टर शिप MV कॉलून ब्रिज आइलैंड के पास एक तूफान में फंस गया और उसकी कमर ठीक उसी जगह से टूटी, फ्रेम 65 के पास से। ये एक ऐसी सीधी सादी चेतावनी थी जिसे अब कोई झुठला नहीं सकता था, और इसी घटना ने सरकार को मजबूर किया कि वो डर्बीशायर के डूबने की एक फॉर्मल जांच शुरू करे। लेकिन हैरानी की बात देखिए, पहली जांच का नतीजा ये निकला कि जहाज शायद बस प्रकृति की ताकत से हार गया। इस रिपोर्ट ने फ्रेम 65 और कॉवलून ब्रिज वाले सबूतों को लगभग नजरअंदाज ही कर दिया। परिवारों के लिए ये एक और बहुत बड़ा झटका था, पर इससे उनका इरादा और भी पक्का हो गया। वो जानते थे कि सच्चाई कुछ और ही है। अब परिवारों को ये बात पता थी कि असली जवाब सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है, समुंदर की सतह से 4 किलोमीटर नीचे, जहां डर्बीशायर का मलबा पड़ा हुआ था। सच कहूं तो ये काम लगभग नामुमकिन लग रहा था, लेकिन DFA के लगातार कोशिशों के बाद एक ट्रेड यूनियन, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने 1994 में मलबे को खोजने के लिए एक डीप सी मिशन को फंड करने का फैसला किया। और देखिए, वो कामयाब हुए।
उस समय की सबसे एडवांस सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टीम ने सिर्फ 23 घंटे के अंदर ही मलबा ढूंढ निकाला। लेकिन जो उन्हें मिला वो बहुत ही चौंकाने वाला था। वो किसी एक जहाज का मलबा नहीं था, वो तो 1.3 किलोमीटर के एरिया में फैला बहुत बड़े विनाश का एक मंजर था। जहाज पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो चुका था। अब इस पक्के सबूत को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। इस खोज ने ब्रिटिश सरकार को एक दूसरी और भी बड़ी फोरेंसिक जांच करने पर मजबूर कर दिया, जिसकी लागत थी 20 लाख पाउंड। अब सच्चाई सामने आने ही वाली थी। और इस नई जांच ने आखिरकार उस राज से पर्दा उठा ही दिया कि एमवी डर्बिशर के साथ असल में हुआ क्या था। और सच कहूं तो ये कहानी उससे कहीं ज्यादा भयानक थी जिसकी किसी ने कभी कल्पना की होगी। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। 20 साल से हर कोई यही मान रहा था कि असली गुनहगार फ्रेम 65 है। परिवारों ने भी इसी के लिए लड़ाई लड़ी थी। लेकिन फोरेंसिक सबूतों ने एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा डरावनी कहानी बताई। फ्रेम 65 वजह नहीं थी, असली वजह थी जहाज के अगले हिस्से में शुरू हुई घटनाओं की एक चेन। जांच करने वालों का मानना है कि टाइफून ऑर्किड के दौरान डर्बीशायर का सामना एक या शायद एक से ज्यादा दुष्ट लहरों यानी रोग वेव्स से हुआ था। ये कोई आम लहरें नहीं होती, ये पानी की बहुत बड़ी खड़ी दीवारें होती हैं जो अचानक समंदर से उठती हैं। आप कल्पना कीजिए, एक 10 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची पानी की दीवार बिना किसी चेतावनी के आपके जहाज से आ टकराए। तो आखिरी 2 मिनट में आखिर हुआ क्या? जांच करने वालों ने इस पूरी घटना को जोड़ा है। सबसे पहले उन विशाल लहरों ने डेक पर लगे छोटे छोटे एयर वेंट को तोड़ दिया, जिससे जहाज के अगले हिस्से में पानी भरने लगा और वो नीचे झुक गया। इससे जहाज का बड़ा वाला कार्गो हैच सीधे लहरों की ताकत के सामने आ गया। दबाव इतना ज्यादा था कि पहला हैच अंदर की तरफ फट गया और फिर हजारों टन पानी जहाज के अंदर। इसके बाद तो जैसे डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया और एक के बाद एक बाकी हैच भी टूट गए। पूरा जहाज 2 मिनट से भी कम समय में डूब गया। इतना भी वक्त नहीं मिला कि क्रू मदद के लिए एक कॉल कर पाता। आखिरकार 20 साल की एक लंबी और थका देने वाली लड़ाई के बाद परिवारों को उनके जवाब मिले और क्रू को इंसाफ मिला। साल 2000 में पब्लिक इंक्वायरी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट दी। इसमें यह साफ कहा गया कि जहाज के डूबने की वजह अगले हैच का टूटना था और जहाज का डिजाइन उन हालातों के लिए काफी कमजोर था। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि जांच ने क्रू को किसी भी तरह की लापरवाही के आरोप से पूरी तरह बरी कर दिया। ये उन परिवारों के लिए बहुत बड़ी जीत थी जिन्होंने 20 साल तक इस सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी थी। साल 2018 में लिवरपूल में उन 44 लोगों की याद में एक स्थायी स्मारक बनाया गया जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। ये स्मारक उनकी याद और उनके परिवारों के कभी ना हार मानने वाले जज्बे को सलाम करता है। डर्बिशर के लिए लड़ी गई इस लड़ाई ने दुनिया भर में बड़े जहाज़ों के लिए सेफ्टी के नियम बदल दिए, जिससे न जाने कितनी जानें बचीं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे गहरे राजों को उजागर करना भविष्य में होने वाली त्रासदियों को रोक सकता है। लेकिन ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है, समंदर की गहराइयों में और कौन से सबक और कहानियां हमारा इंतजार कर रही हैं।